Dear students, welcome again. In the last e-lecture, we discussed about meaning and definition of personal selling, characteristics of personal selling, conducive conditions for personal selling. Now, in this e-lecture, we will discuss about process of personal selling. जब आपने पर्सनल सेलिंग के करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो उसमें एक पॉइंट आया था पर्सनल सेलिंग इज ए प्रोसेस। तो पर्सनल सेलिंग का क्या प्रोसेस होता है वही हम इस ई लेक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मतलब होता है प्रोसेस का? प्रोसेस में एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक फिनिश पॉइंट होगा और बीच में जितने भी स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स लॉजिकली अरेंज्ड होंगे। मींस जब तक फर्स्ट स्टेप नहीं होगा सेकंड स्टेप नहीं होगा, जब तक आप सेकंड स्टेप पर नहीं आओगे आप थर्ड स्टेप पर नहीं जा सकते हो। तो जो पर्सनल सेलिंग है इसमें बेसिकली टोटल 7 लॉजिकली अरेंज्ड स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू जो सेल्स पर्सन है वो कस्टमर के साथ या प्रोस्पेक्ट के साथ डील करता है। तो इन्हीं लॉजिकली अरेंज्ड 7 स्टेप्स को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। तो ये स्टेप्स या कौन कौन से होंगे? फर्स्ट स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग, सेकंड प्री अप्रोच, थर्ड अप्रोच, फोर्थ सेल्स प्रेजेंटेशन, फिफ्थ हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस या सेल्स रेसिस्टेंस, सिक्स्थ क्लोज और सेवंथ पोस्ट सेल फॉलोअप। तो अब हम वन बाय वन इन स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है? प्रोस्पेक्टिंग। तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? सर्च एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स who may be willing to buy a product and have the ability to do so। मीन्स आपकी किसी कंपनी में जॉब लग गई और आपको सेलिंग करने के लिए बोला गया है तो सबसे पहले आप प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई तो करोगे कि भाई ऐसे कौन कौन से लोग हैं या ऐसे कौन कौन से प्रोस्पेक्ट्स हैं जो कि मुझसे ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जॉब लग गई तो आपके बॉस ने आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज सेल करने का टारगेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप डायरी लोगे, उस डायरी में उन लोगों के नेम्स को नोट डाउन करोगे जो कि आपसे पॉलिसी ले सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इंफॉर्मेशन हमें कैसे कैसे मिल सकती है? फर्स्ट है एक्सटर्नल सोर्सेज से। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे? कम्युनिटी कॉन्टैक्ट, जैसे आप अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हो, रिलेटिव से पूछ सकते हो, ऑर्गेनाइजेशंस में जा जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नॉन कम्पिटिंग सेल्स पीपल से पूछ सकते हो, रेफरल अप्रोच मतलब टेलीफोन डायरेक्टरी, स्टेट डायरेक्टरी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे कि अब आपको इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने का टारगेट मिला हुआ है तो आप अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करोगे, उनसे पूछोगे कि आपके जान पहचान में कोई पर्सन है, आप हमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, मैं उनसे जाकर इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग मिलना चाहता हूँ। आप अपने खुद के रिलेटिव से फ़ोन करोगे, अपने चाचा जी से, अपने ताऊ जी से, अपने मौसा जी से या अपने फूफा जी से कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं आपके कॉन्टैक्ट में, आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए, मैं उनसे आपके बिहाफ पर मिल लूँगा। या आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, वहाँ पर आप एचआर मैनेजर से मिल रहे हो कि मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं सब फैकल्टीज़ को एक साथ मिलकर है इंश्योरेंस पॉलिसी समझाना चाह रहा हूँ। या आपका कोई फ्रेंड है वो बैंक में, तो आप उससे ले सकते हो कि आप जब सेविंग अकाउंट के सेल करने के लिए जा रहे हो तो अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है तो आप उसको मेरा रेफरेंस दे देना। आप ट्रेड डायरेक्टरीज, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए काम में आते हैं। जैसे कि जब मैं इंडिया मार्ट में था तो वहाँ पे न्यूज़पेपर में फॉर एग्जांपल सबमर्सिबल पंप मैन्युफैक्चरर की ऐड आई। तो जो बेसिकली इंडिया मार्ट है वो वेबसाइट डेवलपमेंट करती है, कैटलॉग्स डेवलपमेंट करती है जिसके थ्रू ट्रेड इंक्वायरीज मिलती हैं। तो हम इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के पास मतलब कि B2B कस्टमर्स के पास जाते थे और उनको वेबसाइट्स के थ्रू इंक्वायरी दिलाते थे। तो अब मैंने देख लिया कि ये सबमर्सिबल पंप मैन्युफैक्चरर की ऐड आई है तो उसमें उसका नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ था। तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन कर कर उनसे मीटिंग ले लेते थे कि भाई हम इंडिया मार्ट से हैं और आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम आपसे एक मीटिंग चाहते हैं। तो ये कौन सा सोर्स हो गया? एक्सटर्नल सोर्स। सेकंड
इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्स वो सोर्स होते हैं जो आपको विद इन कंपनी मिलते हैं, जैसे कि आपके ब्रांच मैनेजर के पास लीड आई है, किसी कस्टमर का फोन आया है कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करनी है, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए। तो ब्रांच मैनेजर ने देखा कि जिस लोकेलिटी से उसने, क्योंकि कस्टमर से एड्रेस मांगा, उसने देखा कि जिस लोकेलिटी से उस कस्टमर का फोन आया है वो टेरिटरी आपकी है, तो उन्होंने आपको मैसेज कर दिया कि शाम को इवनिंग में इस कस्टमर से मिलकर आ जाना, ये सेल्स पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए इंटरेस्टेड है। तो ये आपको जो लीड मिली, ये लीड कहां से मिली? विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे हम कौन सा सोर्स बोलते हैं? इंटरनल सोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? पर्सनल कॉन्टैक्ट। पर्सनल कॉन्टैक्ट का क्या मतलब होगा? आप खुद ऑब्जर्वेशन या कोल्ड कॉल कर कर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अहमदाबाद में पोस्टिंग थी, तो एक मीटिंग मेरी 1 बजे थी, वो मीटिंग मेरी 1:30 तक हो गई, उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग 4 थी। तो मैं वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहा था, तो मैंने वहाँ एक कंपनी के बाहर बोर्ड देखा, वहाँ पर देखा कि उस पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन कर कर पूछ लिया कि मैं सर इंडिया मार्ट से हूँ, यहाँ पर आया हुआ हूँ और आपसे एक बार मीटिंग चाहिए थी, अगर आप फ्री हो तो मैं आपसे मिल सकता हूँ। तो अगर वो फ्री होते थे तो टाइम दे देते थे। तो ये जो मीटिंग निकली वो कैसे निकली? पर्सनल कॉन्टैक्ट से, कि आपने कोल्ड कॉल किया या खुद अपने ऑब्जर्वेशन से थ्रू है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पर जा रहे थे, शॉपिंग मॉल में लिफ्ट में थे, तो आपके लिफ्ट में आपके साथ एक पर्सन और था, वो आपको देख कर मुस्कुराया, तो आप भी मुस्कुराए। आपने उससे पूछा आप क्या करते हो, उसने आपसे पूछा आप क्या करते हो, तो आपने उसको अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया और बोला कभी भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। तो ये जो प्रोस्पेक्टिंग की आपने कौन से सोर्स से की? अपने खुद के पर्सनल कॉन्टैक्ट से की। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो गया? प्रोस्पेक्टिंग। फिर सेकंड, प्री अप्रोच। ऐसा थोड़ी है कि जिनसे भी आपने प्रोस्पेक्टिंग की हर कोई आपको मीटिंग का टाइम दे देगा। आपने अपने फ्रेंड से उनके रिलेटिव्स के नंबर लिए, आपने अपने रिलेटिव्स के नंबर लिए, आपने खुद है अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से मीटिंग्स ली, तो आपने फ़ोन किया, तो कोई कहेगा अभी तो मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, 10 दिन के बाद फ़ोन करना। कोई कहेगा कि अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जब भी इंटरेस्टेड होऊंगा आपको बता दूंगा, अगले महीने आ जाना। कोई कहेगा कि नहीं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ जाना। तो इस तरह से हर कोई अपना अलग अलग बताएगा। तो इसमें से हो सकता है कि कुछ आपको मीटिंग के लिए टाइम दे दें। तो आपने 60 पर्सन्स की प्रोस्पेक्टिंग की, आइडेंटिफाई किया, और उनमें से आपको 6 पर्सन्स ने इस वीक मिलने का टाइम दिया। किसी ने तो कहा मंडे को आ जाना, किसी ने कहा ट्यूसडे को आ जाना, किसी ने कहा वेडनेसडे को आ जाना। तो अब आप कौन सी स्टेज में आ गए? पर्सनल सेलिंग की सेकंड स्टेज में आ गए, जिसका क्या नाम है? प्री अप्रोच। तो प्री अप्रोच में जिसने हमें मीटिंग दी है, हम एक बार उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जिससे कि हम उसको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दे सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके चाचा जी के किसी फ्रेंड ने आपको मीटिंग का टाइम दिया कि ठीक है वेडनेसडे को आ जाना, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने की सोच रहा था, एक बार बैठकर मीटिंग कर लेते हैं। तो अब आप अपने चाचा जी से उसकी क्या लोगे? डिटेल लोगे कि चाचा जी आपके इस फ्रेंड ने मुझे मीटिंग का टाइम दिया है, उनकी एज कितनी है, वो क्या करते हैं, अंदाज़ा आपका कितना होगा कि उनकी सैलरी कितनी होगी, जिससे कि आप उसको उसी के हिसाब से ही प्रीमियम बता सको। तो उनका एड्रेस क्या है, जो उन्होंने एड्रेस बताया था इस एड्रेस पर है, तो उनका स्वभाव कैसा है, मिलनसार हैं या गुस्सैल हैं। तो ये जो आप सारी चीज़ें पूछ रहे हो, ये सारी चीज़ें आप उस पर्सन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्री अप्रोच बोलते हैं। जैसे हमारे इंडिया मार्ट के केस में फॉर एग्जांपल सबमर्सिबल पंप मैन्युफैक्चरर ने हमें मीटिंग का टाइम दे दिया कि आप वेडनेसडे को दोपहर में 2 बजे आ जाना। तो उससे ऐसा थोड़ी कि मीटिंग का टाइम दे दिया और डायरेक्ट जाकर वहाँ बैठ गए। वो एक से एक दिन पहले हम इंटरनेट पर, गूगल पर उस कंपनी का नाम सर्च करते थे और उसकी जो वेबसाइट थी, उस वेबसाइट को देखते थे कि इसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से एरिया में बिजनेस कर रही है, लोकल मैन्युफैक्चरर है, नेशनल मैन्युफैक्चरर है, या इंडिया के बाहर भी बिजनेस कर रहा है, प्रोडक्ट रेंज इसकी कितनी है। तो इससे हमें उस कंपनी के बारे में पहले क्या मिल जाता है? आइडिया मिल जाता है। तो इसको हम कौन सा स्टेप बोलते हैं? प्री अप्रोच बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है? अप्रोच, जिसका मुझे
था इंतजार वो घड़ी आ गई। आपको किसका इंतजार रहता है कि कस्टमर ने आपको जो मीटिंग का टाइम दिया है आप उस मीटिंग के टाइम पर उस कस्टमर के पास पहुंच जाओ। तो पर्सनल सेलिंग में ये फर्स्ट स्टेज होती है जहां पर प्रोस्पेक्ट और सेल्स पर्सन का पर्सनल फेस टू फेस कांटेक्ट होता है। अभी तक प्रोस्पेक्टिंग में उन्होंने आपको फ़ोन पर मीटिंग का टाइम आपने उनसे मांगा था, उन्होंने आपको मीटिंग का टाइम दिया। प्री अप्रोच में आपने उनके बारे में नेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की या उस पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जो उसको जानता था। अब अगर उसने बुधवार को शाम को 6 बजे का टाइम दिया था अपने घर पर, तो अब आप शाम को बुधवार को 6 बजे उनके घर जा रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अप्रोच बोलते हैं। तो दिस इज द स्टेज व्हेन द फर्स्ट ऑफिशियल कॉन्टैक्ट टेक्स प्लेस बिटवीन द सेल्स पर्सन एंड द प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स। तो आप फर्स्ट जब मीटिंग कर रहे हो, इनिशियल कांटेक्ट कर रहे हो, तो आपको कुछ टैक्स यूज करनी चाहिए। तो ये दो टाइप से टैक्स होती है। नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड अप्रोच, तो इसमें आएगी द रेफरल अप्रोच। जैसे कि आप गए उनके पास, तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपको देखते ही पहचान जाएंगे, तो आप अपने चाचा जी का नाम लोगे कि मैं है इनका भतीजा बोल रहा हूँ, मेरी आपसे फ़ोन पर बात हुई थी, आपने मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बुलाया था। तो क्या बोले, हाँ हाँ बेटा आ जाओ, बात हुई थी, चलो आ जाओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तो आपने क्या किया? रेफरेंस लिया। जैसे कि हम इंडिया मार्ट के केस में है, हमको अगर किसी कस्टमर ने बताया होता था कि आप इससे मिल लो, मेरा नाम लेकर ये भी आपसे वेबसाइट बनवा सकता है, तो जब हम उसके पास जाते थे तो उसका नाम लेते थे कि मिस्टर शर्मा जो कि इस कंपनी में मैनेजर हैं, उन्होंने आपसे फ़ोन पर बात की थी और मेरी भी आपसे बात हुई थी, तो आज आपने हमें बुलाया था। तो ये कौन सी अप्रोच होगी? रेफरल अप्रोच। सेकंड, इंट्रोडक्टरी अप्रोच। अगर आपने अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट से डायरेक्ट मीटिंग ली थी, तो आप जाते ही सबसे पहले अपना क्या दोगे? इंट्रोडक्शन कि हाय सर, विकास फ्रॉम इंडिया मार्ट, मेरी आपसे फ़ोन पर बात हुई थी, आज शाम को 6 बजे अपना अपॉइंटमेंट था। तो वो क्या कहेगा? यस यस यस, कम इन कम इन। तो ये कौन सी अप्रोच हुई? इंट्रोडक्टरी अप्रोच हुई। नेक्स्ट क्या होती है? पीकिंग इंटरेस्ट अप्रोच, अराउजिंग क्यूरियोसिटी बाय हाईलाइटिंग ए प्रोडक्ट बेनिफिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम है कस्टमर के पास जाते थे, तो जाने के बाद ये कहते थे कि सर आप इंटरनेट से बिजनेस के बारे में जानते हो क्या? तो कस्टमर दो ही चीज बोलेगा, जानता हूं या नहीं जानता हूं। तो जो ये बोलता था जानता हूं, तो उनका सर हम आए इसीलिए हैं क्योंकि आपको अच्छे ढंग से पता है इंटरनेट के थ्रू कैसे बिजनेस होता है, और जो हमारी कंपनी है इंडिया मार्ट, वो इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड कराने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। दूसरा कस्टमर क्या कह सकता था कि नहीं, मुझे तो नहीं पता इंटरनेट के थ्रू कैसे बिजनेस होता है। तो फिर क्या कहेंगे? सर इसीलिए तो हम आए हैं कि आपको ये बताएं कि आजकल जो आप ट्रेडिशनल मेथड्स यूज कर रहे हो उसके अलावा मॉडर्न मेथड इंटरनेट के थ्रू आ गया है। आपको मैं बताऊंगा तो आपके काफी सारे कंपटीटर्स हैं, वो इंटरनेट के थ्रू क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। तो अगले पर्सन का आपके प्रोडक्ट में क्या क्रिएट हो जाएगा? क्यूरियोसिटी या इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। वो बोलेगा हाँ हाँ बताओ 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 कैसे इंटरनेट के थ्रू बिजनेस होता है। तो ये कौन सी होगी? अप्रोच। अप्रोच में कस्टमर आपसे टी या कॉफी के लिए पूछता है, हाँ हाँ बताओ चाय लोगे या कॉफी लोगे? तो माय डियर स्टूडेंट, आप उसके घर या उसके ऑफिस में चाय कॉफी पीने नहीं गए हो कि ये कहो कि हाँ हाँ आने दो पहले चाय पीते हैं तसल्ली से, क्योंकि आप अपना ही टाइम कम कर रहे हो। क्योंकि जब तक चाय नहीं आएगी आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, और चाय पियोगे जब तक आप बोल नहीं सकते। तो आप जो 10-15 मिनट का टाइम था, वो टाइम आप अपना क्या कर रहे हो? खराब कर रहे हो। तो आपको पोलाइटली है मना कर देना चाहिए कि थैंक यू वेरी मच सर, मैं आकर चाय पीकर ही आया हूं, कॉफी पीकर ही आया हूं, सीधे हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो भी कस्टमर आपको टी या कॉफी या स्नैक्स ऑफर करता है, वो कौन सी स्टेज में करता है? अप्रोच में। तो आपको उसको पोलाइटली रिफ्यूज कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट कौन सी स्टेज आ जाती है? सेल्स प्रेजेंटेशन। तो जो पर्सनल सेलिंग में सबसे लंबी स्टेज होती है वो कौन सी होती है? सेल्स प्रेजेंटेशन। अब आप यहां पर अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हो, उसके फीचर्स के बारे में, उसकी यूएसपी के बारे में, उसकी फंक्शनिंग के बारे में। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आप गए हो, तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में समझाओगे, उसके बेनिफिट के बारे में समझाओगे, बीमा कवर के बारे में समझाओगे, प्रीमियम कैलकुलेशन के बारे में समझाओगे।
जैसे हम इंडिया मार्ट के लिए गए थे सबमर्सिबल पंप मैन्युफैक्चरर के पास, तो हम उसे इंडिया मार्ट के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद है उसे हम बता रहे हैं कि कैसे वेबसाइट्स बनती है, फिर बता रहे हैं कि उस वेबसाइट के थ्रू आपको इंक्वायरी कैसे जनरेट होती है, फिर बताते हैं कि इंक्वायरी को आप देख कैसे सकते हो। तो ये जो सारी स्टेज होगी इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो इसमें भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो फर्स्ट क्या है, विजुअल डिस्प्ले टेक्निक्स, विजुअलाइजिंग एंड डिमोस्ट्रेटिंग। तो अगर आपके पास गुड्स है यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप सेल्स प्रेजेंटेशन में उसका डेमो दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वैक्यूम क्लीनर की पर्सनल सेलिंग के लिए गए हो, तो सेल्स प्रेजेंटेशन में आप क्या करोगे, डेमो दोगे कि सर दिखाओ आपके फर्श पे गंदगी कहाँ पर है, ठीक है। फिर आप इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट कहाँ पर है, इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट्स में आप वो वैक्यूम क्लीनर लगा रहे हो और फिर उनको दिखा रहे हो, देखो बिल्कुल क्लीन कर दिया। फिर आप उनको खुद यूज कर कर दिखा रहे हो। तो ये तो क्या है, डेमोस्ट्रेशन। लेकिन सर्विस में क्योंकि हमारे पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट होता नहीं है तो हमें कस्टमर्स को क्या कराना पड़ता है, विजुअलाइज। जैसे हम करा रहे थे कि देखो सर आपकी वैसे वेबसाइट बन जाएगी, तो उसके माइंड में भी चल रहा होता है कि मेरी वेबसाइट बन गई। फिर हम बता रहे हैं कि आपको देखो ये ऑस्ट्रेलिया से एक कस्टमर का ऐसे ऑर्डर आएगा, तो उसके माइंड में भी आ रहा है ऑर्डर आ गया। फिर हम बताते हैं कि ऐसे आप ऑर्डर देखोगे, तो खुद भी माइंड में उस चीज को विजुअलाइज कर रहा होगा। फिर बताते हैं कि आपको ये 10 लाख की या 15 लाख की या फिर 1 करोड़ की डील क्रैक हो गई, आपको एक इस वेबसाइट से देखो कितना प्रॉफिट हो गया। तो ये सारी चीज वो क्या करता जाता है, विजुअलाइज करता जाता है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन की टेक्निक में कस्टमाइज सेल्स प्रेजेंटेशन, पार्शियली स्टैंडर्डाइज सेल्स प्रेजेंटेशन और स्टैंडर्डाइज सेल्स प्रेजेंटेशन। तो जब कंपनी के पास एक सिंगल प्रोडक्ट होता है, उसको हर कस्टमर को उसी प्रोडक्ट के बारे में ही बताना पड़ता है, तो वो कौन सा प्रेजेंटेशन यूज करते हैं, स्टैंडर्डाइज सेल्स प्रेजेंटेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पार्शियली स्टैंडर्डाइज। जब कंपनी के पास कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो अपना प्रेजेंटेशन देने से पहले कौन सा है, कस्टमर से उनकी नीड्स पूछते हैं, तो वो कौन सा होगा, पार्शियली स्टैंडर्डाइज। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके पास 4-5 व्हीकल्स हैं, तो आप अगर उसके पास गाड़ी के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आपसे पूछेगा ना कि सर कैसी गाड़ी चाहिए, हैचबैक चाहिए, सेडान चाहिए या एसयूवी चाहिए, पेट्रोल में चाहिए, डीजल में चाहिए। तो आपने कहा कि मुझे हैचबैक चाहिए और पेट्रोल में चाहिए, तो फिर आपको उनमें से वो उसी गाड़ी के बारे में ही बताएगा जो पेट्रोल की और हैचबैक की है। तो उस केस में कौन सा होगा, पार्शियली स्टैंडर्डाइज। किया मोटर्स जब इंडिया में आई तो इनिशियल लेवल पर उसके पास एक ही कार थी, सेल्टोस। तो अगर उसके शोरूम में कोई जा रहा है तो उनके पास एक सिंगल सेल्टोस ही है, तो वो हर किसी कस्टमर को केवल किसके बारे में बताएंगे, सेल्टोस के बारे में। तो वो कौन सा प्रेजेंटेशन हुआ, स्टैंडर्डाइज सेल्स प्रेजेंटेशन। और थर्ड क्या है, कस्टमाइज्ड सेल्स प्रेजेंटेशन, की जब आपके पास हर कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग पॉलिसीज हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो आप क्या करोगे, कस्टमाइज्ड सेल्स प्रेजेंटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस पॉलिसी में हर कस्टमर की एज अलग होगी, इनकम अलग होगी, सैलरी अलग होगी, नीड अलग होगी, तो आप एक जैसी स्कीम हर किसी को नहीं समझा सकते। कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको उन पॉलिसीज में कुछ क्या करना पड़ सकता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है। तो ये कौन सी स्टेज हुई, सेल्स प्रेजेंटेशन। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस या सेल्स रेसिस्टेंस। सेल्स प्रेजेंटेशन में तो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कस्टमर ध्यान से सुन रहा है, लेकिन आइडियल कंडीशन ऐसी थोड़ी होती है कि कस्टमर ने सुना और बोला कि वाह आप आ गए, मैं तो धन्य हो गया, बताओ कितने पैसे देने हैं और मेरे को तो ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। अब सेल्स प्रेजेंटेशन में तो आपकी बारी थी कस्टमर को कन्विंस करने की। अब उसके बाद कस्टमर की टर्न आ जाती है कि कई बार कस्टमर के माइंड में कोई डाउट रह जाता है, तो अब आपको वो क्या करेगा, वो डाउट्स को पूछेगा और आपको वो सेल्स नहीं होने देगा। तो आपकी सेल्स में अब क्या आ गई, रेसिस्टेंस आ गई और जो कस्टमर्स के ऑब्जेक्शंस आ गए, तो आपको इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना पड़ेगा। तो यहीं पर ही सेल्समैनशिप का रोल आता है कि जो एक इफेक्टिव सेल्स पर्सन होगा, एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन होगा, वो इस स्टेज को हैंडल कर लेगा, और जो इनइफेक्टिव सेल्स पर्सन होगा या एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन नहीं होगा, वो इस स्टेज को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो कस्टमर्स को बेसिकली किस किस के ऑब्जेक्शंस आते हैं, फर्स्ट
प्राइस ऑब्जेक्शन कि भैया आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन भैया प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, इतनी बड़ी प्राइस तो मैं कैसे, इतनी ज़्यादा प्राइस तो मैं कैसे दूं। आपका कंपटीटर वाला भी आया था मेरे पास, वो तो हमको कम प्राइस में दे रहा था। जैसे कि जब हम जाते थे कस्टमर के पास तो MDC है मिनी डायनेमिक कैटलॉग, वो 21,000 रुपये का था और वैसा ही प्रोडक्ट है ट्रेड इंडिया 12,000 रुपये में दे रही थी। तो कस्टमर है कहता था कि कल परसों है ट्रेड इंडिया वाला भी आया था, वो तो 12,000 में देकर गया था, अब आप है वो 21,000 रुपये में देकर जा रहे हो उस चीज को, तो ये तो ज्यादा है, हमें क्या दो, डिस्काउंट दो। तो ये कौन सा ऑब्जेक्शन आ गया, प्राइस ऑब्जेक्शन आ गया। तो प्राइस ऑब्जेक्शन को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, फर्स्ट क्या है, ऑफर सब्स्टिट्यूट। एक सेल्स पर्सन को अपने तर्कश में हमेशा तीर रखने चाहिए, क्योंकि कंपनी जो ऑफर देती है ये नहीं है कि एक साथ ही आप सारे ऑफर्स दे दो। आप ऑफर्स को अभी मत बताओ, जैसे कि जो भी इंडिया मार्ट से MDC लेता था 21,000 के, उसको इंडियन इंडस्ट्री में लिस्टिंग फ्री मिलती थी, हेलो ट्रेड में लिस्टिंग फ्री मिलती थी, तो ये हमारे कुछ अलग से और पोर्टल थे, dir.indiamart.com में लिस्टिंग फ्री मिलती थी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मिलता था, लेकिन हम बताते नहीं थे, हम केवल बताते थे 21,000 में MDC मिलेगी। अब जब कस्टमर प्राइस का करने लग जाता था तो हम बोलते हैं कि ठीक है सर देखो प्राइस तो कम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि 5,000 का गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये आपको फ्री में दे देंगे, इसमें इंडियन इंडस्ट्री में 10,000 की लिस्टिंग है वो आपको फ्री में दे देंगे, hellotrade.com में 8,000 की लिस्टिंग है वो आपको फ्री में दे देंगे। तो इस तरह कर कर जो आपके टोटल 40,000 का पैकेज आएगा ये मैं आपको 21,000 रुपए में दे दूंगा। तो कस्टमर को क्या लगता था कि यार मैंने तो बहुत पैसे छुड़वा लिए, काफी रीजनेबल रेट पर मैंने प्रोडक्ट ले लिया, तो आपने उसकी प्राइस को क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। सेकंड क्या है, जस्टिफाई द प्राइस। जैसे कई बार कस्टमर पूछता था भाई तुम्हारा तो 21,000 रुपए में है, ट्रेड इंडिया तो 12,000 रुपए में, तो हम क्या कहते थे कि सर मैं अभी बाहर से आया था, आपके पास होंडा सिटी गाड़ी है, हाँ ओके हाँ है, तो इसमें सर पहिए तो 4 हैं, आदमी तो इसमें भी 5 बैठ सकते हैं, तो फिर आपने मारुति 800 क्यों नहीं ली, होंडा सिटी क्यों ली। तो क्या कहता है कि ये है मेरे स्टेटस के अकॉर्डिंग है, लग्जरी है, कंफर्ट है। तो फिर हम वही तो कहते थे कि सर यही ट्रेड इंडिया और इंडिया मार्ट में, इंडिया मार्ट होंडा सिटी है और ट्रेड इंडिया मारुति 800 है, दोनों हैं तो सेम ही बिजनेस में, लेकिन हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है ज़्यादा अच्छी इंक्वायरी दिलाता है, ज़्यादा अच्छे उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। तो आप हमको जिस तरह से होंडा सिटी को 800 से कंपेयर नहीं कर सकते, उस तरह आप हमको ट्रेड इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। तो उसको प्राइस क्या हो जाती थी, जस्टिफाई हो जाती थी। और कई बार हमारे पास कुछ डिस्काउंट्स चल रहे होते थे, तो जब कस्टमर बहुत ज़्यादा जिद करता था तो हम उनको 5%, 10% या 15% क्या दे देते थे, डिस्काउंट दे देते थे। नेक्स्ट क्या है, शो प्रूफ, कि भाई कस्टमर मान नहीं रहा कि नहीं नहीं और डिस्काउंट दो और डिस्काउंट दो, मेरे को तो 17,000 में दो, 19,000 में नहीं चाहिए। तो हम क्या करते थे, जो उनके आसपास के एरिया के और कस्टमर्स होते थे, उन कस्टमर्स के भी जो हम रिसिप्ट देते थे उनको, तो उसकी एक कॉपी जो हमारे पास रहती थी उसको हम स्कैन करके रखते थे लैपटॉप में, क्योंकि लैपटॉप में स्कैन करके जब कस्टमर बोलता था तो हम उनको प्रूफ दिखा देते थे, देखो सर ये आपके बगल में गब्बर इंडस्ट्रीज है, इसको भी हमने इसमें 20,000 में दिया है, ये बगल में शिव ऑटो थी इसको 21,000 में दिया था, ये आपके बगल में है लुब्रिकेंट पंप्स एंड सबमर्सिबल है, इसको हमने है ये 20,500 में दिया, 19,000 में केवल आपको दे रहा हूं मैं, आपसे कम किसी को नहीं दे रहा। तो जब वो कस्टमर इतने सारे औरों के आसपास के प्रूफ देख लेता था तो समझ जाता था कि भाई कि अब मैंने बेस्ट बार्गेनिंग कर ली है, अब इससे कम बार्गेनिंग नहीं होगी, तो वो फिर अब उस प्रोडक्ट को, उस पॉलिसी को या उस वेबसाइट को लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन क्या हो गया, प्राइस ऑब्जेक्शन। सेकंड ऑब्जेक्शन क्या हो गया, पेमेंट ऑब्जेक्शन, कि भैया मेरे पास सारा पैसा तो कैश में है ही नहीं, तो इसके लिए आजकल हर कंपनी यूज करती है नो वरी सर, आपके पास अगर पैसा है कैश में नहीं है तो आप जो कैश है कैश दे दो, चेक है चेक दे दो, इंटरनेट बैंकिंग है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू दे दो, या कोई है UPI ऐप है उसके बदले दे दो। तो पेमेंट ऑब्जेक्शन को क्या किया जा सकता है, ऐसे हैंडल किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, सर्विस ऑब्जेक्शन।
भैया अभी तो है, आप है बहुत अच्छा बोल रहे हो, ठीक है, जब मेरी वेबसाइट बन जाएगी और इंक्वायरी नहीं आएंगी तो मैं बुलाऊंगा, जब तो आप आओगे ही नहीं। तो हम बोलते थे बिल्कुल सही कह रहे हो सर, हम सेल्स डिपार्टमेंट में, हमारा काम क्या है, सेल्स करने का है। तो हमारी कंपनी ने एक अलग से कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, क्लाइंट सर्विसिंग डिपार्टमेंट बना रखा है, जिनके जो एम्प्लॉयज है उनकी परफॉर्मेंस मेजर होती है कि वो कस्टमर को कैसी अच्छी सर्विस दे रहे हैं। तो मैं तो सेल्स के लिए रहूंगा, लेकिन वहां पर मेरा एक फ्रेंड है, मैं उस फ्रेंड को आपका अकाउंट दे देता हूं, आप उसको कभी भी फोन कर लो, अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो उसको सोल्व करेगा। बाकी आप निश्चित रहो, मेरी यही टेरिटरी है, अगर मैं यहां पर आता हूं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से फोन कर लेना। अगर आपको इंक्वायरी नहीं आ रही, वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपसे आकर मिल लूंगा। सर मुझे आपसे आगे भी तो बिजनेस लेना है। तो इस तरह से कर कर आपने सर्विस ऑब्जेक्शन को क्या कर लिया, हैंडल कर लिया। नेक्स्ट क्या आता है, टाइम टू बाय ऑब्जेक्शन, कि भाई प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन अभी यार बजट नहीं है, अभी तो इसको अगले साल देखते हैं, या फिर अभी तो इसको 2-3 महीने बाद देखते हैं। तो आपने 1 से 1.5 घंटा उसको इतना समझाया, और अगर अब इस टाइम आप बिना चेक लिए उठ गए तो समझ जाओ कि अगली बार आपको वापस से इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो अगर कस्टमर इतना कह रहा है तो आपको उसको अभी करना चाहिए कि सर देखो, ये जो मैंने आपको डिस्काउंट दिया है या जो मैंने आपको ऑफर दिया है, ये केवल आज के लिए ही है। आप आज है इनिशियल अमाउंट दे दो, उससे आपकी मैं बुकिंग कर लेता हूं, फिर आप बाकी का पेमेंट है जब 1 या 1.5 महीने बाद दोगे, उसके बाद मैं आपकी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन आप 2 महीने बाद दोगे तो हो सकता है कि ये जो 21,000 रुपए हमारी एमडीसी की प्राइस है, अगले महीने ये 25,000 की हो रही है। तो फिर मैं आपको 2 महीने बाद है इस रेट पर ये जो है वेबसाइट का ऑफर नहीं दे पाऊंगा। तो फिर कस्टमर को आपने क्या हैंडल कर लिया, टाइम टू बाय ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिया। अब नेक्स्ट क्या जाता है, सजेशंस फॉर इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ ऑब्जेक्शन। तो सेल्स पर्सन के अंदर एक गुड लिसनर की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो खुद ही खुद बोलता जाएगा, कस्टमर की सुनेगा ही नहीं, तो उसके ऑब्जेक्शंस कैसे सुन पाएगा। जब तक ऑब्जेक्शंस नहीं सुन पाएगा तो उनको रिजोल्व नहीं कर पाएगा। दूसरा, इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस करने के लिए आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स की और साथ के साथ कंपटीटर के प्रोडक्ट्स की भी। क्योंकि अगर कस्टमर आपसे आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी कर रहा है और आप कह रहे हैं सर ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरे को एक बार खुद पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो वो समझ जाएगा कि इसको जब खुद ही नहीं पता तो मुझे क्या बताएगा, तो वो आपको सेल के लिए मना कर देगा। नेक्स्ट, सेल्स पर्सन के अंदर एनालिटिकल पावर होनी चाहिए कि वो कैसे तो अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स को हाईलाइट करे और कैसे जो कंपटीटर के फीचर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट से इंफीरियर बताए और कैसे आपके प्रोडक्ट्स के फीचर को आप सुपीरियर बताओ। नेक्स्ट है एम्पैथी का रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी का मतलब टू पुट योर फीट्स इन अनदर शू। मतलब क्या होगा इसका, आप कभी भी अगर किसी भी कस्टमर के पास प्रोस्पेक्टिंग कर कर सेल के लिए जा रहे हो तो आप खुद को अपनी जगह रख, कस्टमर की जगह रख कर देखो कि अगर कोई मुझे ऐसा प्रेजेंटेशन दे तो मैं उससे क्या क्या डाउट्स रेज करूंगा। तो उस केस में आप उन डाउट्स की पहले से ही तैयारी कर लोगे, और जब कस्टमर आपसे पूछेगा तो आपको वो अचानक से आया हुआ सवाल नहीं लगेगा, आप उस सवाल के लिए पहले से ही क्या रहते हो, प्रिपेयर्ड रहते हो। और लास्ट क्या है, हमेशा याद रखो, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कभी भी कस्टमर जो कह रहा है उससे कॉन्ट्राडिक्ट मत करो। कभी भी मत ये कहो कि सर आप जो बिजनेस कर रहे हो ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये ऐसे तो बिजनेस ही नहीं होता है, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे बिजनेस होएगा। तो क्या कहेगा, सुन बेटा तेरे को तो अभी एमबीए कर कर जॉब लगे हुए 2 महीने हुए हैं, मैं पिछले 30 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, 2000 लोगों को मैं जॉब देता हूँ, मुझे मत सिखाओ कैसे बिजनेस किया जाता है, मुझे नहीं चाहिए आपकी पॉलिसी। क्योंकि आपने उसको डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, चुनौती दे दी। उसकी जगह आप बोल सकते हो यस सर यू आर राइट, सर आप बिल्कुल सही हो, आपने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और सही अप्रोच से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, मैं इस बिजनेस को और आगे बढ़ाने में आपकी मदद करना चाहता हूं। तो वो फिर आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। और नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग। जब आपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर लिए तो अब आप कस्टमर को कहते हो कि ठीक है सर अब इस डील को फाइनल करते हैं, तो आप उसको इनवॉइस पर सारी चीज़ें रिटर्न में लिख कर दे देते हो और उससे चेक या कैश को ले लेते हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर भी है, आपको अगर कस्टमर के माइंड में 2-3 प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट का कंफ्यूजन आ रहा है तो आपको उसकी
चॉइस को नैरो करते रहना चाहिए। जैसे कि गाड़ी के केस में वो 2-3 कलर में कंफ्यूज हो रहा है, तो आप उसको कर सकते हो कि देखो सर ये तो नॉर्मल कलर है, हर जगह करते ही एक लेटेस्ट कलर है, जब गाड़ी चलेगी सड़क पर तो ये कलर बहुत अच्छा लगेगा, तो मेरा कहना है आप इस कलर को लीजिए। कोई बैरियर आ रहा है अभी भी उसके, क्या यार मैं सही तो कर रहा हूँ ना, डीजल की गाड़ी लेकर या पेट्रोल की गाड़ी लेकर या इस ब्रांड की सर्विस में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, तो उस टाइम पर भी आपको बोलना चाहिए कि नहीं सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरी बात मानो, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लिया है आपने, बेस्ट कलर लिया है। तो क्लोजिंग के टाइम भी आपको कस्टमर को बोलते रहना चाहिए। और आपने उसको इनवॉइस दे दिया और उससे चेक या पेमेंट ले लिया, तो उसी के साथ ही ये सेल क्या हो गई, क्लोज हो गई। और फिर लास्ट स्टेप क्या आएगा इसमें, फॉलोअप। तो ये पर्सनल सेलिंग की फाइनल स्टेज है, यानी कि लास्ट स्टेज है। तो इसमें हम कस्टमर से जब एक बार सेल होने के बाद वापस से कांटेक्ट करते हैं या मिलते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फॉलोअप बोलते हैं। तो फॉलोअप 3 टाइप से किया जाता है। फर्स्ट रीजन है कस्टमर सर्विस के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी परचेज की, तो अब जब गाड़ी की फर्स्ट सर्विस आ रही है तो आप अपने कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहे हो कि सर आपकी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस आ रही है, या आप आओगे या फिर मैं गाड़ी पिक करवाऊं। तो ये आप उससे फॉलोअप किसके लिए ले रहे हो, कस्टमर सर्विस के लिए ले रहे हो। सेकेंड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार हमें किसी इंडस्ट्रियल जगह पर जाते थे, अब मीटिंग में टाइम होता था, तो जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर थे उनको हम फोन कर लेते थे कि सर मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, आप फ्री हो तो मैं आपसे मिल लेता हूँ। तो कभी भी कस्टमर है वो मना नहीं करता था, क्योंकि उसे पता है कि आएंगे तो मैं इससे 2 बात ही करूँगा, तो फिर वो वहाँ पर बात करता था। कोई प्रॉब्लम आ रही होती थी तो हम वो प्रॉब्लम उससे डिस्कस करते थे, तो वो भी सेटिस्फाइड रहता था कि हाँ भाई सेल्स होने के बाद भी ये जब कभी भी इस जगह पर आता है तो मुझसे मिलकर जाता है। और लास्ट किस लिए, कस्टमर रेफरल एक्टिविटीज़ की। कई बार जब टारगेट ज़्यादा मिलते हैं और टाइट प्रेशर होता है, तो उस केस में जो आपके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, आप उन कस्टमर्स को फ़ोन करते हो या मिलते हो कि सर आपके रिलेशन में या जान पहचान में कोई है, फ्रेंड है, तो बताइए जो कि ये प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी परचेज की, तो जिससे आपने गाड़ी परचेज की उस सेल्स एग्जीक्यूटिव का आपके पास फ़ोन आ रहा है कि सर आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड कोई जो गाड़ी परचेज करना चाह रहा है, तो आप उसका नंबर मुझे दे दीजिए, मैं उससे आपकी आगे बात कर लूंगा। तो वो तो अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, तो जो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपसे मिल रहा है, तो इसको आपकी पर्सनल सेलिंग के प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं, फॉलोअप बोलते हैं। तो जो बेसिकली फॉलोअप होता है वो 3 रीजन्स के लिए किया जाता है, कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, और कस्टमर से रेफरेंस लेने के लिए। तो इसी के साथ ही आपका जो पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस था, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।